नमस्कार साथियों, मैं दिलीप पवार, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज नागौर। तो कल अपन अमेरिकन क्रांति के बारे में चर्चा कर रहे थे और इसी क्रम में अपन ने कल अमेरिकी क्रांति के कारणों पे चर्चा की थी, रीजंस बिहाइंड द अमेरिकन रेवोल्यूशन। तो उसी क्रम में अपन आगे बढ़ते हुए कारणों में और अधिक चर्चा करते हैं। जो कल अपन ने चर्चा की है उसके अलावा अगला पॉइंट क्या है कि जो ब्रिटिश साम्राज्य था उसकी प्रकृति में बदलाव होने लग गया। ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। कैसे बदलाव होने लग गया? जैसे 1763 से पहले 1763 एक बहुत बड़ा वाटरशेड इवेंट है, यानी इससे पहले कुछ और था, इसके बाद व्यापक बदलाव होने लग गए ब्रिटिश रूल है उसके कैरेक्टर में, उसकी प्रकृति में। तो 1763 से पहले नॉमिनल कंट्रोल था, क्योंकि ऊपर ऊपर का कंट्रोल था अमेरिका के ऊपर, ठीक है, ऊपरी नियंत्रण था। और फिर टैक्सेस लेस कंपेयर टू ब्रिटिशर्स पेड, और अमेरिकन्स को इतनी आज़ादी दे रखी थी कि अमेरिकन जो वासी थे वहाँ पे उनको टैक्स भी कम लगाया जाता रहा। यानी जितने ब्रिटेन के लोग टैक्स दे रहे थे उससे कहीं कम टैक्स अमेरिकन्स पे लगाया जाता है। काफ़ी अधिक आज़ादी उनको पहले दे रखी थी। टॉप लेयर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओनली, प्रशासन का केवल ऊपरी भाग पे ही ब्रिटेन का नियंत्रण था अमेरिकी प्रशासन के। और जो कॉलोनियल लेजिस्लेशन थे, यानी जो कानून पारित किए गए ब्रिटेन की संसद में अमेरिका के लिए, उनको भी बहुत गंभीरता से इम्प्लीमेंट क्रियान्वित नहीं किया गया अमेरिका में। जो कानून बना भी रखे थे उनको ढीला ढाला इम्प्लीमेंट किया गया था अमेरिका में। फिर इसके बाद क्या है, 1763 से पहले की अपन बात कर रहे हैं। अब प्रेस्टीज एंड स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट एज फ्रेंच इन कनाडा। फिर 1763 से पहले क्या था, क्योंकि फ्रेंच जो फ्रांस है उसका प्रभाव कनाडा पे अत्यधिक था, और फ्रांस ब्रिटेन का दुश्मन था यूरोप में, और फ्रांस का कनाडा पे प्रभाव था। इसी कारण ब्रिटेन को किसी न किसी तरीके से जरूरी था कि वो अमेरिका को अपने पास ही रखे, अमेरिका के हाथ से नहीं निकल जाए। तो इसलिए पूरा ढीला ढाला उन पर नियंत्रण लगा रखा था, ज़्यादा टाइटनिंग नहीं हुई थी उस समय के अंदर। इट्स नॉट लेटिंग सन सेट और ब्रिटिश ऑन ब्रिटिश एम्पायर। मतलब ब्रिटेन के बारे में कहा जाता है कि जो ब्रिटिश साम्राज्य है उसका कभी सूर्य अस्त नहीं होता था। तो ब्रिटेन का उस समय इतना ही उद्देश्य था कि हमारा सूर्य है वो अस्त नहीं हो जाए, क्योंकि अगर अमेरिका हाथ से निकल जाएगा तो हमारा जो साम्राज्यवादी सूर्य है वो अस्त हो जाएगा। वेस्टर्न ग्लोब कंट्रोल अलॉन्ग विद ईस्टर्न ग्लोब। देखो क्यों कहा जाता है कि जो ब्रिटेन है उसका जो साम्राज्यवाद है वो कभी खत्म नहीं हुआ उस समय के अंदर। जो साम्राज्यवादी सूरज है ब्रिटेन का वो कभी भी अस्त नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ग्लोब का जो पूर्वी भाग है उस पर भी ब्रिटेन का अधिकार था अमेरिका, और नहीं, जो पश्चिमी भाग है उस पर भी ब्रिटेन का अधिकार था अमेरिका, और जो पूर्वी भाग है उस पर भी ब्रिटेन का अधिकार था, वो था भारत। तो ग्लोब के दोनों तरफ ब्रिटेन ने अपना नियंत्रण को कायम कर रखा था। इसलिए कहा जाता है कि ब्रिटिश साम्राज्य का सूरज कभी अस्त नहीं उतरा, क्योंकि दोनों जगह पे कहीं ना कहीं सूरज निकला हुआ होगा, या अमेरिका में सूरज निकला होगा या यहाँ पे भारत में सूरज निकला होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ऑलमोस्ट संपूर्ण ग्लोब पे ब्रिटेन ने अपना अधिकार कर लिया था, पूर्व पश्चिम दोनों की तरफ। लेकिन अगर अमेरिका हाथ से निकल जाता तो पूर्व की तरफ जो कॉलोनी ब्रिटेन की है अमेरिका में, वो ब्रिटेन के हाथ से निकल जाती, यानी तब उसका सूर्य अस्त हो जाता ब्रिटेन का। तो इसलिए ब्रिटेन के जरूरी था अमेरिका पे किसी न किसी तरीके से अपना नियंत्रण कायम करना। लेकिन अब इसके बाद क्या हुआ, 7 ईयर वॉर, यानी 7 वर्षों का युद्ध हुआ है। 7 ईयर्स वॉर हुई है 1756 से लेकर 1763 तक। इसके कारण ब्रिटेन की जो प्रकृति है प्रशासन की वो बदल गई। 7 ईयर वॉर क्या था? कनाडा अंडर ब्रिटिश गवर्नमेंट, पेरिस ट्रीटी के माध्यम से 1763 की पेरिस की संधि के माध्यम से जो कनाडा था जिसपे पहले फ्रांस का प्रभाव था, अब कनाडा ब्रिटेन के अंतर्गत आ गया। यानी फ्रांस के डर से मुक्त हो चुका था ब्रिटेन, यानी फ्रांस का कोई भी कंट्रोल नियंत्रण कनाडा पे नहीं था। इसलिए ब्रिटेन अब आज़ाद हो चुका था फ्रांस से। तो अब क्या था, जो डर था फ्रांस का वो खत्म हो चुका था, और ब्रिटेन ने हाल ही में युद्ध लड़ा था। ब्रिटिश फाइनेंशियल लॉसेस टू बी कंपनसेटेड बाय इंक्रीजिंग टैक्सेस ऑन द यूएस। इसका मतलब क्या है, क्योंकि युद्ध लड़ने के कारण, फ्रांस के खिलाफ युद्ध लड़ने के कारण ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति बहुत अधिक खराब हो गई थी। इसी कारण ब्रिटेन के लिए अब ये जरूरी था, अब वो भरपाई कैसे करेगा, और पैसा कहाँ से लाएगा, युद्ध में खूब सारी क्षति हो चुकी थी उसको। तो जो अमेरिकी लोग हैं उन पे करों को बढ़ाया जाए ताकि ब्रिटेन के पास और अधिक पैसा आ सके और भरपाई हो सके युद्ध की। और जो ब्रिटेन का
जो ऋण था, जो राष्ट्रीय ऋण था, उसमें भी काफी अधिक वृद्धि हो चुकी थी। इसलिए आवश्यकता था, परिस्थितियां ही ऐसी बन गई थी, ब्रिटेन भी अब कंपल्सरी था ब्रिटेन के लिए कि वो अब अमेरिका पे अपना अधिक नियंत्रण करे, अमेरिका वालों पे अधिक कर लगाए ताकि युद्ध की क्षति ब्रिटेन को हो सके। अब ये लाइन है, मैं पढ़ना चाहूंगा। अवर वेरी सक्सेस इन 7 year वॉर मेड अवर पोजीशन इन नॉर्थ अमेरिका वन ऑफ peculiar difficulty with the triumph of the warfare on the heights of Abraham, it is said began the history of the US। अभी इतना टफ स्टेटमेंट है, इस तरह के स्टेटमेंट आईएएस के एग्जाम में आते हैं जिसका मीनिंग समझ के आपको उसका आंसर लिखना पड़ता है। यानी कहने का मतलब ये कि जो 7 वर्ष का जो युद्ध हुआ था ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में, उस युद्ध के पश्चात भौगोलिक स्थिति सारी की सारी बदल गई, रणनीतिक स्थिति सारी की सारी बदल गई अमेरिका से संबंधित। अब ब्रिटेन आसानी से अपना नियंत्रण अमेरिका पे बढ़ा सकता रहा। इससे पहले अमेरिका को ब्रिटेन का डर था। इतनी बड़ी बड़ी बातें करके इसमें वॉरफेयर ऑन द हाइट्स ऑफ अब्राहम बिगेन द हिस्ट्री ऑफ द यूएस, तो उसका मतलब कुल मिला के वही निकलता है, आपको उसी के बारे में लिखना है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ 1763 के बाद में? जो प्राइम मिनिस्टर है ब्रिटेन के समय में था लॉर्ड ग्रैनविले, GRANVILLE, लॉर्ड ग्रैनविले। अब इसने कई सारे एक्ट पारित करना शुरू कर दिया जिसके तहत अमेरिका वासियों का शोषण होना शुरू हो गया। जैसे शुगर एक्ट 1763 एक एक्ट पारित किया गया ब्रिटिश संसद के द्वारा अमेरिका से संबंधित, जिसके तहत क्या हुआ, जो इम्पोर्ट ड्यूटी है उसको कम कर दिया गया, यानी जो आयात कर थे उसको कम कर दिया गया। इसका सीधा प्रभाव कहाँ पड़ा? अमेरिकन कॉलोनीज पर इसका प्रभाव पड़ा, तो उनको आर्थिक नुकसान होने लग गया क्योंकि शुगर पे इंपोर्ट ड्यूटी को ब्रिटेन ने कम कर दिया। फिर इसके बाद करेंसी एक्ट को पारित किया गया 1764 में, करेंसी एक्ट। फिर स्टैंप एक्ट को पारित किया गया 1765 में। तो इन सभी एक्ट के माध्यम से, इन सभी कानूनों के माध्यम से ब्रिटेन ने अमेरिका पे अपना नियंत्रण बढ़ाना शुरू कर दिया, अमेरिका से और अधिक पैसा हड़पना शुरू कर दिया। अब स्टैम्प्स एक्ट क्या था? टू फिक्स गवर्नमेंट स्टैम्प्स ऑन ऑल गवर्नमेंट पेपर, यानी ये मैंडेटरी कर दिया कि जितने भी गवर्नमेंट पेपर है उसमें एक स्टैंप लगानी पड़ेगी, और स्टैंप लगाने के लिए अमेरिकी वासियों को पैसा देना पड़ता था सरकार को। पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी। एक क्वार्टर एक्ट भी आया 1765 का। इसके बाद टाउनशेड ड्यूटीज एक्ट भी आया 1767 का, जिसमें क्या हुआ, टाउनशेड ड्यूटीज एक्ट, इसको इंग्लिश में भी ये कहेंगे टाउनशेड ड्यूटीज एक्ट। इसके तहत क्या हुआ, अमेरिका ब्रिटेन ने इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑन असेंशियल गुड्स, यानी जो जरूरत के सामान है जैसे घी हो गया, तेल हो गया, चीनी हो गया, इनके ऊपर इनडायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ा दिया। यानी जो टैक्स डायरेक्ट नहीं था, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस था, अप्रत्यक्ष कर। एक तो प्रत्यक्ष कर होता है जो डायरेक्ट टैक्स होता है जैसे इनकम टैक्स वगैरह हो गया, फिर एक होता है अप्रत्यक्ष कर, यानी असेंशियल गुड्स के ऊपर अप्रत्यक्ष कर को बढ़ा दिया गया। और अब क्या हुआ, और क्या बदलाव आया कि जो कॉलोनी से संबंधित जो कानून बनाए गए थे पहले 1763 से पहले, उनको ढीला डाला इम्प्लीमेंट किया गया अमेरिका में। लेकिन अब परिस्थितियां बदलने के बाद जो भी नियम ब्रिटेन के द्वारा पहले बनाए गए थे उनको ऑलरेडी कड़ाई से उनकी अनुपालना की गई, यानी उनको अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करने लग गए पुराने बने हुए कानूनों को भी। तो इसलिए अमेरिका वासियों का दम घुटने लग गया। जैसे नेविगेशंस एक्ट है, जिनको ढंग से इम्प्लीमेंट कार्यान्वित नहीं किया था अमेरिका में, लेकिन अब इसको भी कार्यान्वित करने लग गए क्योंकि ब्रिटेन में एक नया कॉन्फिडेंस आ गया। ब्रिटेन फ्रांस को हरा चुका था यूरोप के अंदर। अब कनाडा से संबंधित ब्रिटेन का कोई डर नहीं था, फ्रांस कनाडा से दूर हो चुका था। अब इसके बारे में आगे बात करते हैं। बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूएस पीपल लव्ड प्रॉपर्टी। जो अमेरिकी लोग थे उनको अपनी संपत्ति से प्यार था क्योंकि उन्होंने खूब मेहनत करके अपनी धन संपत्ति अमेरिका में अर्जित की थी। लेकिन अब क्या हो गया, ब्रिटेन के माध्यम से बट अटेम्प्ट टू टेक सच रिसोर्सेज अवे। अब ब्रिटेन क्या कोशिश करने लग गया, जो भी धन संपत्ति पैसा अमेरिका ने संचित किया है समय के अनुसार लंबे समय के बाद, उन संपत्ति को अलग अलग माध्यम से, अलग अलग कानूनों के माध्यम से वापस लेने लग गया ब्रिटेन के अंदर। तो यह चीज़ अमेरिकन वासियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि कोई उनके प्रॉपर्टी पे हाथ डाले, कोई उनके संपत्ति पे हाथ डाले। इस प्रकार इनके बीच में रोष बढ़ता गया, डिसकंटेंट अमेरिकन वासियों के बीच में बढ़ता गया। फिर इसके बाद अगला पॉइंट क्या, दे न्यू द नेचर ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, यानी जो संसद की जो प्रणाली है उससे भली भांति परिचित थे जो अमेरिका के लोग हैं। जैसे जेम्स ऑटिस, ये बहुत फेमस स्टेटमेंट है अमेरिकन रेवोल्यूशन का। जेम्स ऑटिस नाम के थिंकर ने क्या कहा है, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, यानी जब तक हमें प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा हम किसी भी प्रकार का कर नहीं देंगे। बिना प्रतिनिधित्व के हम कर क्यों दें। तो
तो और क्योंकि जो अमेरिका से संबंधित जो कानून है ब्रिटिश पार्लियामेंट पे बनाए जाते रहे, ब्रिटिश पार्लियामेंट में अमेरिका का कोई भी प्रतिनिधि नहीं था वहाँ पे, तो बिना किसी रिप्रेजेंटेशन के हम करों को क्यों दें, तो उन्होंने मना कर दिया कर देने से। इट बिकेम द गाइडिंग स्पिरिट, ये बहुत फेमस नारा बन गया, स्लोगन बन गया अमेरिकन क्रांति का, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। अब इस तरह का नारा मॉडर्न इंडिया में भी दिया गया है, मेरे को याद आ रहा है 1890s के आसपास, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, शायद उसमें गोखले एक्टिव था इस नारे के पीछे, अंग्रेजों के खिलाफ भारत में भी नारा दिया गया, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। हमारा प्रतिनिधित्व संसद में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में हमारा प्रतिनिधित्व बढ़ावा, नहीं तो हम कर नहीं देंगे। ब्रिटिश इन्फ्लुएंस ऑन इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स नाउ क्वेश्चन एज इवेंट्स अनटच्ड। अब ब्रिटेन का अमेरिका की आर्थिक परिस्थितियों में नियंत्रण बढ़ गया। अब इमीडिएट कॉज कौन सा है, तात्कालीन कारण कौन सा है अमेरिकन क्रांति का? नो फ्रेंच इन्वेजन फियर फ्रॉम नॉर्थ रिलीव्ड बोथ। अब क्या हुआ, अब देखो 1763 के बाद दोनों देश एक हिसाब से सशक्त हो गए, क्योंकि अमेरिका को भी डर लगा रहता था कि जो फ्रांस है कनाडा तक आ चुका है, फ्रांस हम पे भी आक्रमण कर सकता रहा। यही डर ब्रिटेन को भी लगा रहता था कि जो फ्रांस है कनाडा तक पहुंच चुका है और हमारी कॉलोनी जो अमेरिका में है वहाँ पे आक्रमण कर सकता है। इसी कारण इस डर से दोनों को दोनों मुक्त हो गए, ब्रिटेन भी मुक्त हो गया और अमेरिका भी मुक्त हो गया। यानी ब्रिटेन भी अब अपना कड़ाई से नियमों की अनुपालना करवा सकता रहा अमेरिका में, और जो अमेरिका वासी है वो भी मुक्त हो चुके रहे, वो भी डट कर ब्रिटेन का मुकाबला कर सकते रहे। सो बोथ ऑफ देम वर रिलीव्ड, क्योंकि फ्रांस जब कनाडा से हट गया। अब जो भी कर लागू किए गए ब्रिटेन के द्वारा अमेरिका में, लोगों ने उनको पे करने से मना कर दिया, दे रिफ्यूज टू पे। थॉमस पेन, THOMASPAINE, थॉमस पेन नाम का एक बहुत ही विख्यात पॉलिटिकल थिंकर है, जिसने एक पैम्फलेट जारी किया। पैम्फलेट क्या कहते हैं, पर्चा जारी किया। उस पर्चे की खूब सारी कॉपी बना के लोगों के पास भेजी। उस पैम्फलेट का क्या नाम था, कॉमन सेंस। ये आपका आ जाता है क्वेश्चन 2 मार्कर में, कॉमन सेंस क्या था, थॉमस पेन कौन था? तो थॉमस पेन एक राजनीतिक विचारक था अमेरिकी क्रांति में, जिसने एक पैम्फलेट, एक पर्चा बनाया था कॉमन सेंस नाम का। इसमें उसने क्या लिखा, इसने बेसिकली लोगों को जागृत किया कि अब समय आ गया है कि ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंके अमेरिका से। ही टॉक्ड अबाउट ओवरफ्लोइंग द गवर्नमेंट, ओवरफ्लो। अब इसके बाद अगला तात्कालीन कारण था न्यू टी पॉलिसी, एक नई चाय की नीति भी बनाई गई लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा। लॉर्ड नॉर्थ उस समय में प्राइम मिनिस्टर था ब्रिटेन का, 1773 में लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा नई चाय की नीति, न्यू टी पॉलिसी। अब उस चाय की नीति से उसका मतलब क्या था, चाय की नई नीति से, टू हेल्प EIC फाइनेंशियली, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो भारत पे राज कर रही थी, इस नीति के माध्यम से ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी को फायदा पहुंचाना चाह रहा था, आर्थिक फायदा पहुंचाना चाह रहा था। ह्यूज टी स्टॉक्स टू बी एक्सपोर्टेड टू US। अब इसी पॉलिसी के माध्यम से ब्रिटेन ने काफ़ी अधिक मात्रा में चाय को ब्रिटेन से US से निर्यात करना शुरू कर दिया। यानी ब्रिटेन ने अचानक ही अपने चाय का निर्यात अमेरिका की तरफ बढ़ा दिया, तो इससे अमेरिका में नाराज़गी हो गई, सारी की सारी चाय यहाँ पे डंप कर रहे हैं हमारे ऊपर, पैसा हमसे ले रहे हैं। ट्रेड बिटवीन कॉलोनीज बाय लंदन बाय पेइंग ड्यूटीज देयर, नाउ EIC could डायरेक्टली एक्सपोर्ट टू US। अब इस तरह का प्रबंध किया गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो पूर्व से जो भी चाय खरीद रही है उसको डायरेक्ट US एक्सपोर्ट कर सके। यानी आसान हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए पूर्व से खरीदी गई चाय को पश्चिम की तरफ US में बेचना, विदाउट पेइंग एडिशनल ड्यूटीज, यानी आसान कर दिया उनके लिए, डायरेक्टली विदाउट लंदन पेड। तो इससे कारण आर्थिक क्षति होने लग गई US के व्यापारियों को। और एक घटना है जिसको बोस्टन टी पार्टी कहा जाता है, ये सवाल अक्सर आ जाता है, 2 मार्कर में भी आ सकता है। बोस्टन टी पार्टी क्या थी? एक तो 1773 में हुई थी, या क्या हुई, क्योंकि नई टी पॉलिसी आई थी 1773 में, उसी के जवाब में अमेरिका में बोस्टन टी पार्टी हुई। पार्टी का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि लोग इकट्ठे हुए, क्योंकि मुझे ध्यान है 10th क्लास के अंदर हमारे एक स्टूडेंट था तो उसे पता नहीं था बोस्टन टी पार्टी क्या, तो एक सवाल आया था तो बता रहा था, उसने क्या लिखा कि बोस्टन टी पार्टी एक बहुत ही बड़ी पार्टी हुई जिसमें खूब सारे लोग आए, प्राइम मिनिस्टर आए, वहाँ के बड़े बड़े लोग आए जिन्होंने इस पार्टी में शिरकत की। तो एक पार्टी नहीं थी यहाँ पे, ये घटनाक्रम कोई और है। 1773 में बोस्टन टी पार्टी की घटना हुई। इसके अंतर्गत क्या हुआ, सैमुअल
सैमुअल एडम्स नाम के व्यक्ति ने ईस्ट इंडिया के जहाज जो चाय बेचने के लिए, चाय को निर्यात करने के लिए अमेरिका के तट पे आए थे, तो उस जहाज में घुसकर सैमुअल एडम्स और उसके आदमियों ने जो चाय के बक्से थे उनको समुद्र में बहा दिया कि हम इन चाय को बिल्कुल नहीं लेंगे, और उनको वेस्ट कर दिया पूरी तरीके से जो चाय के बक्से थे। इस प्रकार से कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया। इस घटना के बाद ब्रिटेन और अमेरिका के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया, यानी अब अवश्यम भावी हो गया कि युद्ध होके ही रहेगा अमेरिका और ब्रिटेन के बीच में। एक इनटॉलरेबल एक्ट्स भी आए थे 1774 में, 1773 के बाद में, जिसके तहत क्या किया गया, सेल्फ गवर्नमेंट को कम कर दिया गया। सेल्फ गवर्नमेंट क्या होता है, जो स्वायत्तता स्थानीय शासन को अमेरिका में दे रखी थी उसको कम कर दिया, यानी स्वायत्त शाही शासन को अमेरिका में कम कर दिया। जो लोकल गवर्नमेंट थी उसके अधिकारों में कटौती कर दी, स्थानीय सरकार थी। ठीक है, और इन्हीं एक्ट की पालना करने के लिए ब्रिटेन ने अपनी फोर्सेस अमेरिका में भेज दिए, क्योंकि ब्रिटेन वाले तैयार नहीं हुए इस एक्ट की पालना करने के लिए। उसकी पालना सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटेन ने अपने जो सैनिक हैं वो अमेरिका की तरफ युद्ध करने हेतु भेज दिए। अब देखो इसके बाद क्या लिखा है, मोस्ट यूएस पीपल डिड नॉट वांट टू फाइट। जो यूएस के जो लोग थे उनमें से अधिकतर लोग लड़ना ही नहीं चाहते थे। कितनी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लिखी हुई है। ऑलिव ब्रांच पिटीशन, एक ऑलिव ब्रांच पिटीशन है, ये भी आपका सवाल आ सकता है, ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री में भी आ सकता है, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, लेक्चरशिप के एग्जाम में भी आ सकता है, और बीए के एग्जाम में भी आ सकता है 2 मार्कर में। ऑलिव ब्रांच पिटीशन, ऑलिव क्या होता है, एक प्रकार का पत्ता होता है, तो ऑलिव ब्रांच पिटीशन, पिटीशन का मतलब होता है प्रार्थना करना। तो एक प्रकार की प्रार्थना, रिक्वेस्ट भेजी गई ब्रिटिश क्राउन के पास, जो इंग्लैंड की महारानी थी उसके पास, अमेरिका के द्वारा। तो वह क्या था, अमेरिकन्स ने यह कहा कि हम युद्ध नहीं करना चाहते हैं, हम लड़ने के पक्षधर नहीं हैं, लेकिन हमारे अधिकारों को सुनिश्चित किया जाए। लेकिन इसको रिजेक्ट कर दिया गया, ब्रिटिश क्राउन ने ऑलिव ब्रांच पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया। और 4 जुलाई 1776 को अमेरिकन इंडिपेंडेंस की घोषणा कर दी गई। फिलाडेल्फिया, फिलाडेल्फिया एक जगह है अमेरिका में, फिलाडेल्फिया, जहाँ पे अमेरिका ने आज़ादी की घोषणा कर दी 1776 के अंदर। टैक्स बट राइट टू टैक्स, यह जो सारा मुद्दा था ये कर से संबंधित नहीं था। इट वॉज नॉट अबाउट टैक्स बट इट वॉज अबाउट राइट टू टैक्स, कि उन करों को लगाए कौन, वो कर देने के लिए तैयार थे, उनको कर देने से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन कर लगाने का जो अधिकार है वो हमारा है, वो ब्रिटेन का नहीं है। अब ये फटाफट बात कर लेते हैं, फ्रांस का क्या योगदान रहा है अमेरिकी क्रांति के अंदर, और डिफीट के कॉज क्या हैं, यानी ब्रिटेन क्यों हारा, व्हाट वर द कॉजेस ऑफ द डिफीट ऑफ ब्रिटेन, और फ्रांस का क्या महत्व है अमेरिकी क्रांति में। मोर फ्रेंच विक्ट्री देन यूएस वन, ऐसा कहा जाता है कि यह यूएस की जीत के बजाय वास्तव में फ्रांस की जीत थी। क्यों कहा जाता है, बहुत ही गहन चीज़ें हैं, बहुत गहराई वाली चीज़ें हैं। जो वेस्टर्न जो हिस्टोरियन रहे उन्होंने इस तरह की बातें लिखी जिनको समझना भी आसान नहीं होता, इसी तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं। इट वॉज मोर फ्रेंच विक्ट्री देन यूएस वन, यानी वास्तव में फ्रांस की विजय हुई थी। क्यों, क्योंकि फ्रांस ने बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में मटेरियल भिजवाया था, युद्ध की सामग्री भिजवाई थी अमेरिका को, पूरा सपोर्ट किया था फ्रांस ने अमेरिका को, अपने सैनिक भी भिजवाए थे, ट्रेनिंग भी दी थी। अमेरिकी जो सोल्जर्स थे, जो सैनिक थे, उनको ट्रेनिंग भी दी थी फ्रांस ने। तो पूरा इन्वॉल्व था अमेरिका की साइड में, क्योंकि फ्रांस बदला लेना चाहता था ब्रिटेन से, क्योंकि कनाडा के 7 ईयर्स वॉर के तहत कनाडा से फ्रांस को भगा दिया गया ब्रिटेन के द्वारा। इसलिए फ्रांस को मौका मिल गया कि अमेरिका की मदद करके अमेरिका को ब्रिटेन से आज़ाद करवा सकता है। तो टिट फॉर टैट, जैसी करनी वैसी भरनी, उसी सिद्धांत पे फ्रांस ने आगे बढ़ के अमेरिका का पूरा समर्थन किया। सेंट फोर्सेस अलोंग साइड स्पेनिश फोर्स, स्पेन भी उस समय में फ्रांस के कब्जे में था, तो स्पेनिश फोर्स भी उसने अमेरिकी सेवाओं के लिए फ्रांस ने भेज दी। 5 मिलियन लिब्रे स्पेंट, लिब्रे क्या है, करेंसी है फ्रांस की उस समय की, तो 5 मिलियन लिब्रे को खर्च किया गया फ्रांस के द्वारा अमेरिकी क्रांति में। वो कितना खर्चा हुआ फ्रांस का। यूएस लैक ऑफ वॉर एक्सपीरियंस, क्यों कहा जाता है कि अधिक फ्रांस की अधिक विजय थी यूएस की बजाय, क्यों, क्योंकि यूएसए के पास, अमेरिका के पास युद्ध का अनुभव ही नहीं था, ये पहला युद्ध था अमेरिकियों का, वॉर एक्सपीरियंस नहीं था उनको, तो पूरी मदद फ्रांस के द्वारा की गई, हथियार सप्लाई किए गए, ठीक है। तो उसने बदला लिया कनाडा का, क्योंकि कनाडा फ्रांस के आड़ से निकल गया, तो उसका बदला लिया फ्रांस ने,
इट वॉज वॉलंटरी असिस्टेंस, अमेरिकियों ने मांगा भी नहीं कि आप हमारी मदद करो, लेकिन फ्रांस ने चलाकर एक्टिव होके मदद की अमेरिका की। अब आप देखो और हार का क्या कारण है ब्रिटेन का। एक तो फ्रांस की महत्व हो गया, फ्रांस ने पूरा योगदान दिया। दूसरा कारण है ब्रिटेन की हार का ग्रेट डिस्टेंस, क्योंकि ब्रिटेन और अमेरिका के बीच में दूरी बहुत थी, तो कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना ब्रिटेन और अमेरिका के बीच में युद्ध के लिए ब्रिटेन के लिए आसान काम नहीं था। उस समय इंटरनेट थोड़ी न था। तो ग्रेट डिस्टेंस वॉज वन ऑफ द रीजन्स बिहाइंड द डिफीट ऑफ ब्रिटिश। टोपोग्राफी ऑफ यूएस, यानी जो भौगोलिक परिस्थितियां थी यूएस की, उससे यूएस वाले भली भांति परिचित थे। युद्ध कहाँ पे हुआ? ये ब्रिटेन की धरती पे नहीं हुआ, ये युद्ध हुआ है अमेरिका की धरती पे। तो क्योंकि वे परिचित थे, तो भौगोलिक जो भूगोल का जो रणनीतिक महत्व मिल सकता है वो यूएस के पास पूरा महत्व उसको मिला। फिर इसके बाद ब्रिटिश अटेंशन फॉर इंडिया आयरलैंड टू। और हार का क्या कारण है? क्योंकि जो ब्रिटेन है उसकी अटेंशन डिवाइडेड थी, उसको यूएसए पे भी नियंत्रण करना था, ब्रिटेन को आयरलैंड, जो ब्रिटेन के ऊपर आयरलैंड पे भी नियंत्रण करना था, और भारत पे भी अपने नियंत्रण को कायम रखना था। तो ब्रिटेन की अटेंशन डिवाइड हो चुकी थी 3-4 जगह पर। लेकिन अमेरिकन थे, दे वर ओनली सिंगल माइंडेडली हैंडलिंग द वॉर इश्यूज। उनका केवल एक ही लक्ष्य था अमेरिका का, ब्रिटेन को यहाँ से भगाना। जबकि ब्रिटेन के कई सारे लक्ष्य थे, भारत भी बचाओ, अमेरिका भी बचाओ, आयरलैंड भी बचाओ। चलो इसी के साथ ही अपन आज के डिस्कशन खत्म करते हैं। कल अपन मर्केंटलिज्म और कैपिटलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।